जर्मेनियम और सिलिकॉन की थोड़ा डेटा कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मैं पूछूंगा तुम लोगों से। सिलिकॉन में एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनते हैं वो इस अमाउंट में होते हैं, 2.5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। और जर्मेनियम की अगर बात की जाए तो जर्मेनियम में बनते हैं 1 ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, ऑलमोस्ट, लेकिन ये तो ठीक है। आगे वाली फिगर में थोड़ा सा चेंज रहता है क्योंकि वो एग्जैक्ट कभी हो भी नहीं सकते, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पे इंटेंसिटी सन की लाइट की कितनी है, इसलिए पावर तो सेम हो सकती है लेकिन आगे वाला फिगर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रहता है ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻19। हाँ, पहले मैं बता दूं उसके बाद पूछना, एक सेकंड रुक जाओ, पहले माइक ऑफ कर दो। मैंने बोला जर्मेनियम में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और जो सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो इसमें होते हैं 2.5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। इसकी रेसिस्टिविटी की अगर बात की जाए जर्मेनियम की, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अबाउट रहता है 0.3 ओम मीटर, ठीक है। और इसकी इससे ज्यादा होती है रेसिस्टिविटी, अबाउट 300 ओम मीटर, ठीक है। अबाउट है, ये दोनों ही डेटा अबाउट में चल रहा है क्योंकि रेसिस्टिविटी इन पे भी डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड के नेचर का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बन पाता ये, ना तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का एग्जैक्ट बनना। हाँ जी, अब बताएं। 2000 कितना, चलो ये होगा एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट है फिर ये। हाँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। अरे वो मैंने ही बताया ना कि ये डेटा, एक सेकंड मैं ये बता रहा हूँ, वो डेटा ये आपकी आरपी गोल का डेटा नहीं है। पहली चीज, आरपी गोल की डेटा से कंपैरिजन मत करना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आरपी गोल का डेटा नहीं दे बता रहा हूँ आप लोगों को, पहली चीज। और दूसरी ये कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन ऐसे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनते हैं वो सन की लाइट की इंटेंसिटी और फोटोन की जो एनर्जी आ रही है उस पर भी डिपेंड करेंगे। तो ये डेटा कभी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये डेटा कभी एग्जैक्ट नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बनने का, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना सबसे पहले तो, ठीक है। और दूसरा ये कंडीशन ये है इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बनने का कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बन रहे होंगे वो टोटली कंपाउंड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एक एग्जांपल समझो पहले। आप लोगों को पता है, किसी को भी अगर पता हो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करता है। दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है? शायद नहीं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्वे। नॉर्वे 95% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी सोलर लाइट से बनाता है, 95% इलेक्ट्रिसिटी अपनी टोटल जितनी भी यूज होती है उसका 95% बना रहा है, ठीक है। अगर बात करूं इसकी कंपैरिजन विद इंडिया, तो इंडिया अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट बनाता है? ये भी ज्यादा ही बोल दिया, 2% भी, 1.5 है। जो अभी लेटेस्ट डेटा पहुंचा है वो भी वो है, जिसमें कि अभी 2 पार्क जो इंडिया ने अनाउंस किए वो बनने वाले हैं, अगर वो बन जाते हैं तो 2.5 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन देखना नॉर्वे और इंडिया। अब एक चीज और बताओ, नॉर्वे दुनिया में कहां पे है? अमेरिका में कब पहुंच गए नॉर्वे? कहां पर? किसी ने नॉर्वे के बारे में, अरे एक सेकंड, यूरोप में, बिल्कुल ठीक है, यूरोप में है, यूरोप में पड़ता है। पहली चीज, नॉर्वे के बारे में एक फेमस पॉइंट है जो सबने सुना होगा अपने एकेडमिक लेवल पर। क्या मिलता है? क्या मिलता है? नॉर्वे का कुछ नहीं पता? बहुत फेमस लाइन है इसके बारे में। बिल्कुल, नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये पॉइंट सुना होगा तुम लोगों ने, याद आया थोड़ा? अब एक बार बताओ, नॉर्वे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का 95% भी बना रही है और 6 महीने दिन और 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट भी है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे 95%? बिल्कुल,
बिल्कुल, तो वहां पे किस पे डिपेंड करेगा कि सन की लाइट आनी चाहिए और उनमें फोटोन की एनर्जी इसको क्रॉस कर दे, बस यही है ना। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो एनर्जी आ रही होगी वो इंडिया के कंपैरिजन में कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनते हैं ये सन की लाइट पे भी तो डिपेंड करेंगे, ये थोड़ी है कि सन की लाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। तो इसी वजह से डेटा फिक्स नहीं होता। आप गूगल करके देखना, आरपी कोल से अलग ही मिलेगा आपको। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ चीजें चेंज रहती हैं ये वाली, इसलिए हर बुक में ये वेरिएशन है, हर बुक में वेरिएशन मिलेगा आपको इस डेटा का। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर कहीं नहीं मिलेगी। रीजन, ये एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। नॉर्वे अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 95% बना रहा है, जबकि वहां पे कहां पर पड़ता है, पोल्स पर, जहाँ पे की लाइट आती भी नहीं है ढंग से। और इंडिया जहाँ पे परपेंडिकुलर रेज आती हैं गर्मियों में, उस पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी बन रही है, 1.5%। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस जो आपको याद रखना है। तो इसी वजह से ये डेटा ऐसा है जो आपको नोट्स में मैं लिख के भी नहीं देने वाला, क्योंकि कोई कहीं से देखेगा, कोई कहीं से देखेगा, फिर बताओ कि सर आपने गलत लिख दिया। ठीक है, और आपको ये पेपर में भी मेंशन नहीं करना, बस समझना है इससे हो रहा क्या है। ये पेपर में भी मेंशन नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि टीचर ने कुछ डेटा पढ़ा हुआ है वो तुम्हारे डेटा को गलत कर देगा फिर। इसलिए गलती मत करना इस डेटा को लिखने की भी। बस मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि रेसिस्टिविटी देखोगे तो किसकी ज्यादा है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन की अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट फॉर्मेशन के लिए हमें सिलिकॉन यूज करना चाहिए, जर्मेनियम। जर्मेनियम यूज होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी जितनी कम करंट उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन गूगल करना और किसी रूम में पढ़ लेना, सिलिकॉन इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। वाई, सबसे बेस्ट सिलिकॉन माना जाता है, वाई। कल का क्वेश्चन आपको ये पता करना है। ठीक है, रेसिस्टिविटी बेसिस पे देखोगे तो जर्मेनियम बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी इसमें ज्यादा बनते हैं जर्मेनियम में, लेकिन तब भी सिलिकॉन को सबसे बेस्ट काउंट किया जाता है, क्यों। ठीक है, तो आप लोगों को क्या, अबे ये दो बेस्ट सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हर चीज, और आज एक सेकंड, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, आर्सेनिक फोर्थ ग्रुप में आता है। तो मैंने कल क्या बताई थी कंडीशन कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो फोर्थ ग्रुप में या 4 फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हो। अच्छा, जर्मेनियम नहीं होता मतलब, इससे कम होती है आर्सेनिक से भी। आर्सेनिक एक इम्प्योरिटी है जो ऐड की, एक सेकंड, आर्सेनिक एक इम्प्योरिटी है जो सेमीकंडक्टर में ऐड करी जाती है, तो आर्सेनिक कभी मत बोलना सेमीकंडक्टर है ये। आर्सेनिक इज अ इम्प्योरिटी। अरे तुमने जिस बुक से पढ़ा है ना उस बुक, अरे एक सेकंड सुमित मेरी बात सुनो, अरे सुन लो पहले मेरी बात, माइक ऑफ कर लो सब लोग का, सुमित का ऑन रहना चाहिए। सुमित तुमने जहां पढ़ा है ना आर्सेनिक इज अ बेस्ट सेमीकंडक्टर आफ्टर सिलिकॉन, उस बुक को जला के फेंक दो आज, तुम्हारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कहां से तो पढ़ते हो तुम लोग। अरे गैलियम, ये कंपाउंड बनते हैं, ये एलईडी में यूज होगा। दिस इज नॉट द बेस्ट सेमीकंडक्टर, बेस्ट ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये तो बनाए जाते हैं, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई सा नहीं है, बताना कब कैसे होगा ये सेमीकंडक्टर। ये मिक्सिंग से बनाए जाते हैं, ये अलग चीज है, और ये जो पढ़ रहे हो ये अलग चीज है। अभी इतना मत घुसो अभी एक साथ। आर्सेनिक कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर में नहीं आता, और ये तो सबसे बड़ी गलत स्टेटमेंट है कि वो सिलिकॉन के बाद आता है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। वो डोपिंग के लिए यूज होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, गैलियम और फास्फोरस, ये सब डोपिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी डोपिंग वाला कौन सा बताऊंगा। हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम से ज्यादा चीप है, तो इसलिए हम ज्यादा यूज कर लेंगे उसको, ये कौन कह सकता है। नहीं 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 नहीं, किसमें, सिलिकॉन में। नहीं, इसका आंसर इसी की वजह से मिलेगा तुम्हें, बस चेक करना क्यों। रेसिस्टिविटी ही इसका आंसर बनेगी कि सिलिकॉन बेस्ट है। हाँ, ठीक काम करता है, ये तो मैंने बता दिया, तुमने थोड़ा दिमाग लगा दिया, लेकिन ऐसा क्या है इसमें।
अरे ये लो, अरे ये लो यार, तुम लोग इससे खुश हो जाना, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, काम खत्म करो, कल पता करने के बताना फिर, इससे तुम्हारा आंसर मिलेगा इसके लिए, ठीक है, कल पता करने के बताना। अभी कोई डाउट किसी को? हाँ जी, हाँ, होल्स की एनर्जी अगर चार्ज है तो एनर्जी हो सकती है। हम्म, अरे सीधा सीधा फंडा लगाया करो, ज्यादा क्वेश्चन में घुमा मत करो, चार्ज है, फोर्स लगेगा, फोर्स है तो एनर्जी होगी, ठीक है, ऐसे याद रखा करो। ये एक्चुअली होल्स एग्जिस्ट कुछ नहीं करता, एक बार बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होल्स, जैसे तुम्हारी दुनिया में एक होप कि यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स के कुछ कर सकता है, दोनों ही बेकार है, बस समझ रहे? बात ऐसे याद रखना बस, होल्स यहाँ पे एक्चुअली होता कुछ है ही नहीं, होल्स कभी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन हम होल्स के बेसिस पे पार्टिसिपेशन लेके चलेंगे आगे तक, लेकिन होल करता ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है प्रदीप? हाँ, बोलो पूर्णिमा, जल्दी बोलो, लास्ट। एवरेज मास, मास या रेड्यूस मास? यहाँ पे कहाँ आ गया एवरेज मास, पहले इसकी बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें अभी कहीं नहीं आ रहा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात करते हैं, एवरेज मास बाद में बता दूंगा। इधर देखो, अभी मैंने आपको बता दिया कि सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनते हैं, जर्मेनियम में जो बनते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी भी अपनी होती है, एग्जैक्ट फिगर याद मत रखना, बस मैं इनको कोरिलेटेड फिगर बता रहा हूँ, बस इसीलिए कि यहाँ पर करंट जो बन रहा होगा वो किस में ज्यादा बन रहा होगा, सिलिकॉन में या फिर जर्मेनियम, ठीक है। अब एक चीज और, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, फ्री होल्स भी होंगे, ठीक है। अब करंट फॉर्मेशन कैसे होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकलेगा और इस होल को कंप्लीट कर देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस होल को कंप्लीट कर देगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होल्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, करंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन होल्स को रिकम्बाइन करते हैं तो उनकी वजह से हमेशा क्या बनता है, करंट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन जब इन होल्स को कंबाइन कर देगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी, तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें करंट बनता कैसे है, बस ये ध्यान रखो कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इन होल्स को कंप्लीट करता है या रिकॉम्बिनेशन करता है, तो उनकी वजह से करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो ये करंट बन रहा होगा, ये बहुत लार्ज अमाउंट में होगा या बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो स्मॉल अमाउंट करंट होता है, रीजन ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, तो उस कंडक्टर में जब तक कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं लगाते, तो उस पोटेंशियल सोर्स के एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मोशन करता है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, जिगजैग पाथ होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये डायग्राम हटा दूं, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी और कैसे भी मोशन कर सकता है ना, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एक इरेगुलर मोशन होती है, इसको रेगुलर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, है ना। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर पर या किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स लगाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो उस पर हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है ना, तो मतलब ये प्लेट पर कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन इरेगुलर डायरेक्शन कर रहा था, लाइक ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन इसकी अब डायरेक्शन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये भी कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पहले इरेगुलर मोशन कर रहे थे, अब वो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन एक रेगुलर डायरेक्शन होगी, इरेगुलर डायरेक्शन नहीं होगी,
ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इरेगुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा तब फॉर्मेशन रेट ज्यादा होगा, या फिर जब वो एक रेगुलर डायरेक्शन मोशन करेंगे तब ज्यादा होगा? फॉर्मेशन कब ज्यादा होगा? रेगुलर डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन तभी होल्स के साथ फॉर्म ज्यादा कर सकते हैं जब उनकी एक डायरेक्शन कैसी हो? रेगुलर हो। ठीक है, तो रेगुलर डायरेक्शन का होना मस्ट है। इसी वजह से कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर प्लेट पर आप एक पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा रोड साइड पर पोल्स जो लगे होते हैं उन पर अगर सोलर प्लेट लगी हुई है ऊपर, तो उनके साथ एक बैटरी कनेक्शन भी रहता है, जिससे कि वो उस पर क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी हो सके? रेगुलर हो सके। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेगुलर करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेमीकंडक्टर में करंट बनेगा वो मिनिमम करंट होता है। बनता तो है लेकिन बहुत मिनिमम करंट होता है, जो कि आप अमीटर के द्वारा मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब आप उस पर पोटेंशियल सोर्स अप्लाई कर देते हो, तो पोटेंशियल सोर्स की अप्लाई करने की वजह से उनमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है वो इरेगुलर ना होगी, रेगुलर हो जाएगी। और जब वो मोशन रेगुलर हो जाएगी तो उसकी वजह से फॉर्मेशन रेट यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने के साथ साथ वहां पे करंट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फिर वो करंट मेजर किया जा सकता है या यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना वहां पे सबसे ज्यादा कंपल्सरी थिंग है। क्लियर हुआ? अभी किसी को डाउट है इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का होना कंपल्सरी क्यों है, ये समझ आ गया? चलो, तो इस तरह से आप करंट बना सकते हो, ये प्रोसेस आप लोग ध्यान रखोगे। तो आप सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, जिससे कि वो होल्स के साथ अपना रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को फॉलो कर सके। ठीक है, और नंबर ऑफ होल्स जो ब्रेक सॉरी बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं वो हाईली अमाउंट में होते हैं, जो एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, आप लोग मुझे कल ये बताओगे कि सिलिकॉन को जर्मेनियम के ओवर क्यों प्रेफर किया जाता है? ठीक है, सिलिकॉन को प्रेफर क्यों किया जाता है? एक एक करके, एक एक करके, हाँ हाँ। हम्म, बिल्कुल सही है, सही बताया। हाँ हाँ हाँ, गूगल हो गया ना, मतलब राखी गूगल हो गया, है ना, गूगल हो गया ना। ये टेम्परेचर और पॉइंट आप बता ही नहीं सकते बिना गूगल के। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, के शांत। राखी, एक दो सही बता रहे। हाँ, अरे शांत हो रहा, सब लोग होशियार हो, मुझे पता है। अब मेरी बात तो सुन लो, ये गूगल ना करा करें ऑनलाइन क्लास में आंसर करने के लिए। ठीक है राखी, अपना दिमाग लगाएं, गूगल ना करें ज्यादा अच्छा होगा। लीकेज करंट अलग फिनोमिना है जो यहाँ पर इस पे इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। मेन होता है टेम्परेचर कॉज, और दूसरा मेन कॉज है रेसिस्टिविटी, जो पूर्णिमा ने सही बताया था। इसमें यही था कि हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर में ही बताया था, रेसिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट भी बताया होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि रेसिस्टिविटी जब होती है इसकी, तो वो उसको शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का काम भी करेगा, क्योंकि पावर जनरेशन आई स्क्वायर आर, अगर रेसिस्टिविटी कम हुई तो करंट ज्यादा बनेगा, तो उसमें पावर एक साथ प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं रेसिस्टिविटी को बढ़ा देता हूं तो करंट कम बनेगा, और करंट कम बनेगा जिसकी वजह से वहां पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस या फिर सब्सटेंस के ब्रेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी होना भी ज्यादा इसके लिए एडवांटेज की बात है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी सिलिकॉन की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हाई वोल्टेज पर भी स्टैंड कर पाता है। प्लस टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट पे नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सिलिकॉन एक हाई टेम्परेचर तक जा सकता है, क्योंकि इसकी वोल्टेज कितनी थी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है? 0.7। तो ये हाई वोल्टेज तक स्टैंड कर ही नहीं पाता, सॉरी हाई टेम्परेचर पर ये स्टैंड कर लेता है,
जबकि जर्मेनियम हाई टेम्परेचर पर आके पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, नॉर्वे और इंडिया, नॉर्वे में कौन सा यूज हो रहा होगा, इंडिया में कौन सा यूज हो रहा होगा? अब ये बताओ, हाँ कौन से टाइप का, सिलिकॉन या जर्मेनियम? क्यों? नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बात करूं जनरेशन की इन द सेंस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो कौन सा यूज होना चाहिए? ठीक, उसकी बात ही बताऊं कौन सा यूज होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती नहीं है, इसलिए जर्मेनियम को प्रेफर किया जाएगा। और यहाँ पे इंडिया में सिलिकॉन टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए सिलिकॉन को प्रेफर करना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, वैसे पूर्णिमा नॉर्वे में ये फॉर्मेशन यूज ही नहीं होता, इंडिया में यूज किया जाता है वाला फॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये चीज समझ आई। अब बेसिक्स क्लियर हुए, टेम्परेचर भी कौन सा समझ आ गया, सिलिकॉन क्यों बेस्ट होता है ये भी समझ आ गया गूगल करके आप लोगों को। चलो, कल से गूगल कोई ना करे, अपना दिमाग चलाए और तब आंसर करे। फायदा क्या होगा, फिर मुझे पता क्या चलेगा कौन पढ़ रहा है या फिर कौन सो रहा है या कौन गूगल कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या? हाँ, यही करना पड़ेगा, कल से मोबाइल यहीं पर रखाया करूँगा अपने पास, अपनी दूर दृष्टि से, जैसे वो करते थे पहले ऋषि मुनि, उस टाइप से। ये बताओ, कुछ पूछना है यहाँ तक? पूछना है? एक मिनट रुक जाओ, पुणे में बाकी सबको पूछूंगा पहले। किसी और कुछ पूछना है? खुशबू? अब कौन सी किचर किचर हो रही है भाई? हाँ भाई, खुशबू आपको पूछना है कुछ? सूरज? पक्का सबको समझ आ गया? फिर मैं पूछ लूंगा तुम लोगों से फिर। हम्म। 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 मतलब इमर्जिंग जितना ज्यादा होगा ना, जैसे होल्स पे इलेक्ट्रॉन आके जितना ज्यादा इमर्ज करेगा, मतलब उस पे जाके जितना ज्यादा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, उतना करंट ज्यादा बनेगा। नॉट दैट कि इलेक्ट्रॉन और होल्स बन रहे हैं उससे करंट बन जाएगा। ठीक है, इमर्जिंग जितना ज्यादा होगा, यानी कि ये कंबाइन करेगा ना इसको, जितना ज्यादा से ज्यादा करेगा उतना ज्यादा करंट होगा। इनके बनने के बाद भी अगर ये दोनों आपस में हाँ, एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है ना। इसी वजह से अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो उनका सम भी कितना हो जाता है, जीरो। तो इसी वजह से यहाँ पे करंट को ऑब्टेन करने के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाना जरूरी है, नहीं तो ये करंट इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और उनका मैग्नेट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस चीज का ध्यान रखना कि उनका रिकॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा करंट बन सके। ठीक, और फॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई डाउट? पूर्णिमा पूछो। हम्म, पहले रीजन बताओ क्या है। तो एक काम करना, इस क्लास के बाद मुझे 12 बजे करीब कॉल कर देना, फिर बता दूंगा। ठीक है, बाकी सबको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कहीं आप अलग रीजन 12 बजे कॉल कर लेना, ठीक है, या मैं कर दूंगा खुद। और कोई डाउट किसी का इस टॉपिक को जो पढ़ा है उससे रिलेटेड बताओ। हाँ, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है जिनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बता दूंगा आपको अलग से, आप अलग से पूछ लेना। हाँ, जल्दी बताओ। ये तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें पूछ मतलब तुम्हें बताना चाहिए था। अगर इंटेंसिटी पे करेगा करंट का बनना या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन में आना, फॉर्मेशन करंट, हाँ इंटेंसिटी पे करेगा, सही है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन
इलेक्ट्रॉन को जो लाया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। आगे। और फिर हाँ देखो, अगर बात करूं कि आप यो कह रहे हो कि होल्स, एक सेकंड। हम्म, हो गया, बताऊं फिर मैं। देखो, यहाँ पर अगर बात करूं कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप ग्राउंड से एक्साइटेड में लेके आ रहे हो तो आपने पढ़ा ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट से मोशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इंटेंसिटी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो टर्म रिलेट होता है वो किससे होता है, एनर्जी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कम से कम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर लाया जा सके। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर ना हो और एनर्जी सफिशिएंट भी है तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी होगी उसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से तो ऑलरेडी उसे आ चुकी है। अब जब वो सरफेस पे या बॉन्ड से रिलीज हो चुका है, बॉन्ड से रिलीज होने के बाद उसे मोशन करने के लिए भी एक इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें किस में चाहिए होगी, जिससे कि वो फॉर्मेशन रेट में बढ़ा सके। ठीक है, अब यहां से अगर बात करूं ग्राउंड से लाना है तो एनर्जी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है तो फिर हमने ये पढ़ा था कि सरफेस पे आने के बाद उसकी मोशन के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, नंबर ऑफ एक फोटॉन्स, यानी कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें फ्लो उतना ज्यादा हो सकता है। ठीक है आदर्श। हाँ, बढ़ेगा। हाँ, वो तो देखो, वो चीज हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो चुकी ना, जब इलेक्ट्रॉन को हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, यानी जो बॉन्ड ब्रेक हुआ। नहीं नहीं, उसके बाद उसकी काइनेटिक। हम्म, इसी वजह से मैंने, एक सेकंड, इसी वजह से मैंने आपको बोला था नियरेस्ट। तुम्हारी वो कंडीशन यहीं पे फुलफिल होना नहीं चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि होल्स हमेशा उस नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करेगा जो उसके पास पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात आ रहेगी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करोगे तो फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है आदर्श, जितनी लॉन्ग डिस्टेंस उतनी एनर्जी ज्यादा। ठीक, तो वहां पर वो रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं उस चीज की। और कोई डाउट आदर्श, समझ आ गया। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि नियरेस्ट, मैंने बोल दिया था, नियरेस्ट होल्स के साथ ही रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करेगा जिसकी वजह से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। हम्म, हम्म, हम्म। भाई तुम ये तो नहीं कह रहे कि वी डी पर डिपेंड करता है। हम्म, वही तो बोल रहा हूँ, तुम ये याद है वो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, असिस्टेंट में समझ गया था। देखो, अब देखो आता हूँ, वी डी की अगर बात करूँ, ये क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में करंट का रिलेशन है या नहीं है। और अगर बात करूं करंट डेंसिटी, इसका है। अब एक बात बताओ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो, हाँ, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो ये जो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती थी वो किसकी वजह से की जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने ऑलरेडी बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट ईएमएफ लगाने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या फिर तुम जो मोशन की बात कर रहे थे वो हमें देनी है, तो हम तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से फुलफिल कर देंगे ना। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वहां पे काम होगा ही नहीं। और
उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड तब डिपेंड करती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो, बाकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वैसे नहीं बनता, ठीक है। और बाकी कंफ्यूजन अलग से पूछना पड़ता क्या। उसके लिए मुझे चाहिए डेरिवेशन, एक सेकंड, उसके लिए मुझे चाहिए डेरिवेशन जो यहाँ पे है नहीं, बिना डेरिवेशन यहाँ पे हो नहीं सकता वो काम। क्या वो डेरिवेशन या फॉर्मूला अभी आगे आएंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ अभी तुम्हारी ये फॉर्मूले, अरे एक सेकंड, तुम्हारे ये फॉर्मूले आएंगे अभी आगे जाके, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 e की पावर 3/2 e की पावर डेल्टा e अपॉन kt, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आएंगे ना तब वो कैसे समझा दूंगा, तब के लिए क्वेश्चन संभाल के रखना, ठीक है। तब तुम्हें ये समझ आ जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, आगे आने वाला ही अभी। हाँ अभिषेक बोलो, सुनाओ ना। अच्छा बस तुम्हें यही बताना था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हें बस ये बताना था अभिषेक। अबे तुम लोग ना पागल, एक सेकंड तुम लोग अरे अभिषेक शांत, अभिषेक शांत। करंट बनने के लिए पहली चीज स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। हाँ तुम बस ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी या नहीं, नंबर ऑफ होल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तब रिक्वायरमेंट आती है, उससे पहले कहीं रिक्वायरमेंट नहीं। और करंट बनने में तो वेलोसिटी का कुछ सीन ही नहीं होता, वो तब जरूरत पड़ती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट हो हमें। फ्लो ऑफ करंट पे फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का मतलब पता है क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है ये बताना। तभी तो पूछा क्या बता रहे तुम, पूछना क्या, बताना ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉन्सेप्ट है। हाँ और करंट जिस स्पीड से फ्लो हो रहा होगा उससे क्या बनेगा, है वो मालूम है क्या होता है, ईएमएफ होता है। अरे तुम लोग पता नहीं क्या क्या, एक सेकंड एक सेकंड, तुम लोग ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कुछ भी कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाओगे, आगे बढ़ने दो, पता नहीं क्या तो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो। चलो आगे बढ़ो, थोड़ी सी क्वेश्चन पूछनी छूट दे तो कुछ भी पूछने बैठ जाते हो। एक सेकंड, हाँ मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर करंट की बात की जाए तो करंट का ना तो हमारे साथ वेलोसिटी से कोई रिलेशन है ना फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन है। वेलोसिटी का रिलेशन तब बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वेलोसिटी या इंटेंसिटी, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की तो इंटेंसिटी का रिलेशन हमें तब वैलिड होगा जब हम बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की या नंबर ऑफ फ्री होल्स की, उसके अलावा इंटेंसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, करंट के केस में नहीं होता, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो क्योंकि इनमें फॉर्मूले आगे आएंगे तब आपको थोड़ा अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। और हाँ गुलशन क्या कह रहे थे, क्या चीज, चलो वो आगे पूछना, अभी रुक जाओ मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताने दो। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर में बताया था करंट फॉर्मेशन होता कैसे या इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते कैसे हैं, इस चीज को आप समझ सकते हो एनर्जी बैंड गैप पर भी। चलो एनर्जी बैंड गैप पर कल बताते हैं इस चीज को कि किस तरह से करंट बनता है, ठीक है। ये एनर्जी बैंड गैप पे भी बताना है किस तरह से करंट बनता है, ठीक, तो इस चीज को कल समझाता हूँ। और जिसको आलतू फालतू के क्वेश्चन है वो अलग से मुझसे बाद में पूछा करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी सब बताऊंगा अलग से, लेकिन लेक्चर होने दिया करो बस। यहाँ तक कोई डाउट है। और कल से एक रूल रहेगा 40 मिनट मेरी पहली लेक्चर होगा जिसमें आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये क्लियर रूल है कल से, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करवा देते हो। पहले मेरे डाउट, अरे एक सेकंड सुनो, पहले मेरी 40 मिनट उड़ाने दिया करो या फिर मैं अपना पूरा बोर्ड भर लिया करूं, कॉन्सेप्ट बता दिया करूं तब पूछा करूं, ठीक है, बीच बीच में नहीं, टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है। और आपके लेक्चर 10 बजे तक है बस, क्या,
हाँ कल ही पढ़ाएंगे, अब आज के लिए इतना ही है। ठीक है, टाटा बाय बाय। कल पूछ लेना जो भी डाउट हो आपका, ठीक है।